हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर का सभी जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसका हमने करा दिया है, जो आप लोगों को चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परमाणु के मौलिक कणों के नाम तथा उसके अपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान को लिखिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, और वो कौन सा द्रव्यमान होता है, तो अपेक्षिक द्रव्यमान। कौन सा आवेश, तो अपेक्षिक आवेश, और इसके कणों का नाम लिखना है। तो ये चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिनके नाम तथा उनके अपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान निम्नलिखित है। यानी हमने नीचे लिख कर रखा है, जिसमें एक तरफ हमने कण का नाम दिया है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये आपका मौलिक कण है, प्रोटॉन, ये भी आपका मौलिक कण है, और न्यूट्रॉन, ये आपका जो 3 है यहाँ पे, ये तीनों आपका मौलिक कण है। किसका मौलिक कण है, तो परमाणु के। इनका जो संकेत होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। अपेक्षिक जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, वो -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए 0 होता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अगर अपेक्षित द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो अपेक्षिक द्रव्यमान होगा वो 1/1838 होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे अपेक्षित द्रव्यमान की बात करा गया है। आपको निरपेक्ष द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है, निरपेक्ष आवेश भी पूछा जा सकता है। तो आप उस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे अपेक्षिक की बात किए हैं और अपेक्षिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रोटॉन होगा वो 1 होगा, और इसका न्यूट्रॉन का जो होगा अपेक्षिक द्रव्यमान वो 1 होगा। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपेक्षिक जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो इक्वल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो 1/1838 होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हमने लिखा है कि न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक थे उनका नाम था सर जेम्स चैडविक, ठीक है। क्या नाम था, सर जेम्स चैडविक। परमाणु में ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के कहाँ स्थित होता है, तो आपने इस तरीके से जो पढ़ा होगा, तो ये नाभिक रहता है, इसमें आपका 2 चीज अवेलेबल होता है, यानी 2 चीज उपलब्ध होता है। एक आपका N होता है और एक आपका P होता है। N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, ये दोनों नाभिक में रहता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके वृत्ताकार जो कक्षाएं होती है उस पर वो घूमते रहता है, गमन करते रहता है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताएं। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अभी हमने आपको बताया कि ये वृत्ताकार कक्षाओं में ये घूमते रहती है, हमने यहाँ लिखा भी है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परमाणु आवेशित कण के बने होते हैं, फिर भी ये उदासीन होते हैं, क्यों। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा कि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। आप लोग समझ पाए होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है दोनों बराबर होता है, और इसी के कारण से जो परमाणु होता है वो आवेशित होने के कारण ये क्या होता है, उदासीन होता है। आवेशित तो ये होता है, इस पर आवेश तो होता है, लेकिन फिर भी ये उदासीन होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रदरफोर्ड के उस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करें जिससे किसी परमाणु के नाभिक का पता चलता है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, जिसमें हम यहाँ पे आपको लिखे हैं तीनों निष्कर्ष, जिसमें एक निष्कर्ष में हमने ये कहा है कि जो इन्होंने, ठीक है, जो इन्होंने निष्कर्ष दिया उसमें पहला जो बात बताया वो ये बताया कि परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त होता है। रिक्त का मतलब खाली होता है। जो परमाणु उसमें अधिकतर यानी बहुत से जगह खाली रहते हैं, जिसके कारण जो अल्फा कण है वो मतलब बहुत ज्यादा सीधे निकल जाता है। यानी अधिकतर अल्फा कण क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और वो भी कहाँ निकलता है, सीधे बाहर निकलता है, ठीक है।
इसका जो नाभिक का आयतन होता है परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होता है। और थर्ड में हमने जो पॉइंट लिखा है उसमें ये आपको बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक में होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको रदरफोर्ड के द्वारा जो वर्णन किया गया था उसके प्रयोग को हमने यहाँ पे आपको ढंग से समझाया और ढंग से आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं? परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने लिखा है कि परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर इसलिए कहा जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसलिए इसे परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहता है कि समस्थानिक क्या है? आपको समस्थानिक के बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि इनका जो परमाणु संख्या नीचे वाला है वो आपका समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या ऊपर है वो अलग अलग है। हमने यहाँ पे कार्बन को लेकर के बताया है, जिसमें कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका एक कार्बन का 12 है और दूसरे का 14 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संभारिक क्या है? आपको बताना है कि संभारिक क्या होता है। ठीक है, तो हमने उत्तर में लिखा है वैसे तत्वों को संभारिक कहा जाता है जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होता है किंतु जो परमाणु संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान अब क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे एक आर्गन लेकर के बताया और सेकंड आपको पोटेशियम लेकर के हमने बताया है। आर्गन में हमने देखा कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु संख्या जो है वो 18 है। लेकिन इसमें क्या देखा पोटेशियम में कि इसका भी जो परमाणु द्रव्यमान संख्या वो 40 ही है, लेकिन इसका परमाणु जो संख्या है वो 7 ही है। तो इस कंडीशन से हमने यहाँ पे देखा कि द्रव्यमान संख्याएं समान है किंतु जो परमाणु संख्याएं हैं वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है यहाँ पे हाइड्रोजन के किन्हीं 3 समस्थानिकों के नाम बताइए और उनके संकेत को भी लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम निम्नलिखित है। एक का नाम प्रोटियम है, सेकंड का नाम ड्यूटेरियम है और थर्ड का नाम ट्राइटियम है। इसका संकेत H11 होता है और ड्यूटेरियम का क्या होता है? H21 होता है और इसका होता है H31। ठीक है, आपको पता होगा कि नीचे वाला सब क्या होता है? परमाणु संख्या होता है और ऊपर वाला सब परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है यहाँ पे कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम आपको बता देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सदृश होते हैं, यानी एक जैसा दिखते हैं, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। इन्हीं कारण से उनके जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाए कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, फिर भी उनके रासायनिक गुण क्यों समान होता है? तो फर्स्ट पोजीशन तो आपका यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा। सेकंड में क्या है कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी एक जैसा आपको दिखाई देगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनकी भी संख्या समान होती है, और इन सब कारणों से इनका जो रासायनिक गुण है वो समान होता है। तो आपको पूरा का पूरा चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक क्यों होते हैं? भिन्नांक कहने का मतलब भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? चलिए हम इस प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि तत्वों के कई समस्थानिकों के
होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक होते हैं, यानी एक ही तत्व के कई कई समस्थानिक होते हैं और इन्हीं कारणों से, जैसे कि ऊपर है तो इनका समस्थानिक अलग अलग है, तो इन्हीं कारणों से इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होता है। तो आपको इस चीज भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अष्टक नियम क्या है, यानी अष्टक नियम किसे कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि यह नियम बताता है कि, यानी यह नियम यह होता है कि जब हम किसी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान हो। यानी इसका कहने का मतलब है, अगर हम A से शुरू किए तो जैसे ही इसका 8वां जो वर्ड आएगा वो फिर A से ही शुरू होगा। इसी चीज को अष्टक नियम कहा जाता है और यही काम अष्टक नियम करता भी है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आयन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ये प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आपका धन आवेश और सेकंड आपका ऋण आवेश। तो आप समझ पाए होंगे कि आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते होंगे। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। आप समझ पाए कि अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए यहाँ पे अष्टक की प्रवृत्ति होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन साझा करने से यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये साझा करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और जब 8 होगा तो ये अष्टक नियम को पूरा कर लेगा। और इसलिए यहाँ पे परमाणु के अष्टक नियम या परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे साझा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अष्टक का काम पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। तो इस चीज आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संकेत, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। संकेत क्लोरीन 3517, यानी ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या सूचना देता है। तो उत्तर में हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे कि द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला होता है और परमाणु संख्या नीचे वाला होता है। बाकी जो आपको यहाँ पे बता रहा है Cl, ये आपका तत्व का संकेत देता है। और उत्तर में हमने ये भी आपको जोड़ दिया है कि तत्व क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 है। यही चीज ये सूचना देता है, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कार्बन का ये जो 12 छेद दिया है और ये 14 छेद दिया है, इससे क्या सूचना मिलती है। तो इसको हमने उत्तर में लिखा है कि इससे यह सूचना मिलती है कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक समस्थानिक 12 वाले और एक समस्थानिक 14 वाले, जिनकी परमाणु संख्या 6 है और दोनों का परमाणु संख्या क्या है, वो 6 है, किंतु उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 और 14 है, एक का 12 और सेकंड का 14 है। अतः कार्बन के एक समस्थानिक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। यही चीज सूचना हम लोगों को मिलती है, ठीक है, तो आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कार्बन का 14 और कोबाल्ट का 60 के एक एक उपयोग लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि कार्बन 14 का जो उपयोग करते हैं वो जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए हम लोग करते हैं, और कोबाल्ट 60 का जो उपयोग करते हैं बच्चों वो कैंसर के उपचार में करते हैं। तो आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहता है कि परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12, 16 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और उन तत्वों की पहचान कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, एक तरफ परमाणु संख्या कर दिया है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। तो देखिए एक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1 होगा, 4 का होगा वो 2 2 होगा, 8 का होगा वो 2 6 होगा,
12 का जो होगा वो 282 होगा और 16 का जो होगा वो 2826 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। आपको चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हम इस चीज को पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहता है कि समन्यूट्रॉनिक क्या है, यानी समन्यूट्रॉनिक होता क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे 8, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो परमाणु संख्या है वो 6 है, इसका जो है वो 7 है और इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 8 है। द्रव्यमान संख्या आप ऊपर वाला देख रहे हैं 14, 15, 16, ये आपका क्या है, तो द्रव्यमान संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो पहला कार्बन का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से न्यूट्रॉन का कितना आएगा, 8 आएगा और ऑक्सीजन का भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो तीनों में न्यूट्रॉन की जो संख्या बच्चों वो इक्वल है। क्या है, न्यूट्रॉन की जो संख्या वो इक्वल है। इस कंडीशन से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो आप समझ पाए होंगे। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए इस चीज को। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहता है कि नीचे दिए गए सारणी को पूर्ण करें। यानी आपको यहाँ पे सारणी दी गई है और इस सारणी को आपको पूर्ण करना है। देखिए पहले दिया है 17 क्या है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पे किस परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, Z से सूचित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटॉन की संख्या को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 17 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैसे बताएंगे, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नाभिक में तो वही चीज है खासियत, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की संख्या आपको दे रखा है। ठीक है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या दे रखा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या को अब क्या बताएंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या तो इसमें दिया ही है 18। अब द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ देंगे 18 और 17 को, तो आ जाएगा कितना, 35। तो आप यहाँ पे भर लेंगे 35। अब यहाँ पे चलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 14 दिया है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या आपको 14 दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी 14, तो इसका प्रोटॉन संख्या क्या होगा, तो देखिए प्रोटॉन संख्या भी 14 होगा। प्रोटॉन संख्या भी क्या होगा, 14 होगा। इसका जो परमाणु संख्या होगा वो भी आपका 14 होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 28 होगा। ध्यान रखना 28 होगा। अब आइए इसमें भरते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 9 है। तो प्रोटॉन की संख्या 9 है, तो इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो क्या होगा, 9। और आप लोगों को पता होगा कि 9 में कौन सा तत्व आता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9। अब इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 19 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को कोई भी चीज डाउट रह गया, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।